फर्स्ट आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इन बुक कीपिंग पोस्टिंग मीन्स, यानी कि बुक कीपिंग के अंदर जो पोस्टिंग की जाती है आपको बताना है उसका क्या मतलब होता है। फर्स्ट है टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम द जर्नल टू लेजर, यानी कि जर्नल से लेजर में ट्रांजेक्शन करना, उसको रिकॉर्ड करना, क्या ये कहलाता है बुक कीपिंग। सेकेंड है टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल। थर्ड है टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स इन द सब्सिडरी बुक। और फोर्थ है हमारे टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स इन द कैश बुक। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें से बुक कीपिंग क्या है। फिर पोस्टिंग पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पोस्टिंग की बात कर रहे हैं। अगर हम बुक कीपिंग की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा ये जर्नल में ट्रांजेक्शन करना बुक कीपिंग कहलाएगा। और सब्सिडरी की बात करें तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, सब्सिडरी बुक में हम कब ट्रांसफर करते हैं, जब हम लेजर प्रिपेयर करते हैं। और हम कैश बुक में कब ट्रांसफर करेंगे, जब हम कैश ट्रांजेक्शन करते हैं। अगेन ये हमारा लेजर का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पे पोस्टिंग पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन वन राइट आंसर होगा। जो हम जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोलते हैं हम बुक कीपिंग। आई होप यहाँ आपको क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लास्ट में आप लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू, यानी कि आपको बताना है बुक कीपिंग के अंदर कि जो भी डेबिट हम रिसीव कर रहे हैं उसे डेबिट करेंगे, और जो भी हमें दिया जा रहा है यानी जो भी हम देंगे उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये किसका रूल है आपको ये बताना है। तो मैंने आपको जो थ्योरी क्लासेस करी थी तो वहां पर ये सारी चीजें डिस्कस की थी कि किस तरह से हम ये अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। अकाउंट के अंदर ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो देखिए यहाँ पर पाने वाले को क्या किया जा रहा है, डेबिट, और जो हम दे रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। तो ये किसमें है, नॉमिनल, रियल, पर्सनल या ड्राइंग। तो देखिए ये हमारा बताता है पर्सनल अकाउंट को। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे नॉमिनल अकाउंट की, आपने नॉमिनल अकाउंट को भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखिए नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम यहाँ पर आए तो नॉमिनल अकाउंट में आता है जो भी हमारे सारे एक्सपेंडिचर्स लॉस होते हैं वो हमारे आते हैं डेबिट में, और जो भी हमारे इनकम्स और प्रॉफिट्स होते हैं वो होते हैं हमारे क्रेडिट में। वहीं अगर हम रियल अकाउंट की बात करें तो देखिए रियल अकाउंट के अंदर जितने भी हमारे पास असेट्स या फिर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज है जो हमें रिसीव होगी वो हम डेबिट करेंगे, और हमारे पास से कोई भी ऐसी जैसे कैश है या कोई भी असेट हमारे पास जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये थे इनके रूल्स, हम लोगों ने ये डिस्कस किए थे, तो आप एक बार फिर से उस वीडियो को देख लीजिएगा। थर्ड है रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज बीइंग अर्न व्हेन, यानी कि रेवेन्यू कब ऐसे कंसिडर्ड किया जाएगा कि हमने उसको अर्न कर लिया है। याद रखिए यहाँ पे अर्न की बात की जा रही है, यहाँ पर ये बात नहीं की जा रही कि हमने उसको रिसीव कर लिया है। अर्न कर लिया और रिसीव कर लिया है, दोनों में बहुत अंतर है। ऑप्शंस देख लेते हैं, कैश इज रिसीव्ड, प्रोडक्शन इज डन, सेल इज अफेक्टेड, परचेज इज डन। तो देखिए यहाँ पर रेवेन्यू की बात की जा रही है। रेवेन्यू यानी आपके पास कुछ आ रहा है, कोई इनकम आ रही है। तो परचेज के अंदर आपके पास कोई इनकम नहीं जाती, आपके पास यहाँ आती नहीं है, आपके पास से जाती है। तो देखिए परचेज इज डन तो कट गया। और मैंने अभी आपको बताया कि रेवेन्यू इज बीइंग अर्न है। अर्न का मतलब यहाँ पर होता है आपने उसको कमा लिया है। अब यहाँ पे कैश की बात नहीं कर रहे कि कैश आपको मिला है या नहीं, बस आपको जो ड्यूटी दी गई थी वो आपने कर दी है। यानी कि आपने वहां पे इनकम अर्न कर ली है लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पे कैश इस रिसीव्ड भी हमारा कट गया। आप लोग भी आंसर करिए, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होता है इसका आंसर। प्रोडक्शन इज डन, प्रोडक्शन इज डन से हमारा कोई ये पता नहीं चल रहा कि हमने रेवेन्यू हमारा अर्न कर लिया है या रिसीव कर लिया है, क्या चीज़ है, लेकिन हमारा सेल से यहाँ पता चल रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। सेल से यहाँ इसलिए पता पड़ रहा है, देखिए हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो यहाँ यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा कि यहाँ पर हमारा हमने वो अपनी इनकम क्या है जनरेट कर ली है। अब सामने वाले पर्सन को चाहे वो अभी दे हमें वो उसका अमाउंट या बाद में दे, लेकिन उसको देना तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सेल हमने करी है। तो अब वो लायबल है हमें अमाउंट देने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, रेवेन्यू तो हमने अर्न कर लिया है, अब रिसीव किया है या ना किया है ये अलग बात है। तो यहाँ पे जब हमारी सेल अफेक्ट होती है तब ये वाली सिचुएशन अराइज होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। हम क्लास के बीच में उनको डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेबिट मीन्स। अब डेबिट का क्या मतलब होता है हमें ये बताना है। ऑप्शन है डिक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, एन एंट्री ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, या फिर मॉडरेट इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेबिट की, तो आप बताइए क्या होगा इसका मतलब, आंसर करिए। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका? देखिए हम डेबिट की बात कर रहे हैं, तो आपने इतने सारे अकाउंट्स अभी तक प्रिपेयर किए हैं, ठीक है? तो आपने देखा होगा जब भी हम अकाउंट बनाते हैं इस तरह से बनाया जाता है। ये हमारा क्या हो गया, डेट का कॉलम, ये हमारा पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, ये हमारा अमाउंट का, देन फिर डेट का, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, डेबिट, और ये इस वाले पोर्शन में लिखते हैं क्रेडिट। यानी कि ये हमारा राइट साइड पे क्रेडिट है और लेफ्ट साइड पे क्या है, हमारा डेबिट। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है थर्ड वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी कोई भी एंट्री जो फिर हम अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड पर बनाते हैं उसको बोला जाता है क्रेडिट, और अगर हम उसको राइट हैंड साइड पर बनाएंगे तो उसको बोला जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग अकाउंट इज रिलेटेड टू। अभी ड्राइंग्स अकाउंट होते हैं, आपको पता है ड्राइंग्स क्या होती हैं, जब कोई पर्सन अपने ही बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी सामान निकालता है, गुड्स यूज करता है, तो वो ड्राइंग कहलाती है। तो ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, या फिर कंपनीज ड्राइंग अकाउंट? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ड्राइंग्स अकाउंट की, तो देखिए ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है। नॉमिनल अकाउंट क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात की जा रही है ड्राइंग की। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप खुद बताइए, इसका आंसर आप दे सकते हैं। बताइए इसका क्या आंसर होगा, नॉमिनल होगा या फिर पर्सनल अकाउंट होगा, या फिर इसका अकाउंट हम अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो होगा हमारा रियल अकाउंट। इन तीन में से कौन सा अकाउंट हमारा हो सकता है? देखिए ड्राइंग अकाउंट की यहाँ पर बात करें तो ड्राइंग अकाउंट हमारा एक तरह से अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे कोई भी अकाउंट जो कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे ड्राइंग अकाउंट कहलाते हैं, ठीक है? आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं हमें ये बताना है, इनमें से कौन सा, बैंक अकाउंट, कमीशन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट? तो देखिए आप शॉर्ट में आपको मैं एक चीज लिखा देती हूँ। देखिए जितने भी पर्सनल अकाउंट होते हैं उसमें पर्सन आते हैं या फिर ऐसी चीज आएंगी जो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कि कंपनी हो गया, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? फिर आता है हमारा रियल अकाउंट। देखिए रियल अकाउंट में हमारे जितने भी असेट्स होंगे या जितने भी राइट्स होंगे, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ये हमारे राइट्स हैं, ठीक है? तो जितने भी राइट्स हैं, जितने भी असेट्स हैं, वो हमारे रियल अकाउंट में जाते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये रियल अकाउंट है। वहीं अगर हम आते हैं नॉमिनल अकाउंट पे, तो देखिए नॉमिनल अकाउंट में हमारे जितने भी प्रॉफिट, लॉस, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारी नॉमिनल अकाउंट के अंदर कंसिडर की जाती हैं, ठीक है? तो आप देख लीजिए यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो इसमें नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा यहाँ पर? यस बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा कमीशन अकाउंट। क्योंकि कमीशन हमारे लिए क्या है, एक तरह से हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। वहीं अब हम बैंक अकाउंट की बात करें तो ना ही कोई प्रॉफिट, लॉस, इनकम या एक्सपेंडिचर को शो कर रहा। फर्नीचर भी हमारा किसी भी तरह की इन चीजों को शो नहीं कर रहा। फर्नीचर क्या है, हमारे लिए रियल अकाउंट है क्योंकि ये हमारे असेट्स है। वहीं इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट जो है ये भी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक तरह से हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारे लिए एसेट की तरह यहाँ पे काम करेगा। और ऊपर से यहाँ पे सॉरी, ये जो इंटरेस्ट अकाउंट की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर जो आएगा हमारा वो होगा कमीशन अकाउंट, क्योंकि ये एक हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। और अगर यहाँ पे हमने कमीशन रिसीव भी किया होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा कि कमीशन हमने दिया है या रिसीव किया है, अगर ये रिसीव भी किया है तब भी ये हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर कंसिडर किया जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं गुडविल अकाउंट।
गुडविल अकाउंट इज रिलेटेड टू, अब गुडविल अकाउंट जो है हमारा किससे रिलेटेड है? नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर टेंजिबल अकाउंट्स। तो देखिए अगर हम गुडविल की यहाँ पर बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था जितने भी राइट्स हैं, असेट्स हैं, वो हमारे रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी रियल अकाउंट हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये जो गुडविल है ये हमारे लिए एज असेट है और ये एज हमारे लिए राइट है, क्योंकि ये हमने खुद अर्न किया है तो ये हमारी है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रीपेड इंश्योरेंसेस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल कर लीजिएगा इसे, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर प्रीपेड अकाउंट। तो देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस की यहाँ पर बात करें तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एक तरह से क्या, कौन सा अकाउंट होगा ये आपको बताना है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा प्रीपेड अकाउंट। देखिए प्रीपेड अकाउंट की बात करें तो जितने भी हमारे ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमने प्रीपेड करे होते हैं, या फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कि ऐसे कुछ आउटस्टैंडिंग हमारे ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं, तो वो हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस की बात की गई है तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि देखिए प्रीपेड रेंट अकाउंट हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, इंटरेस्ट अक्रूड हो गया, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो गया। ये सारे हमारे क्या हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू दी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अ बिजनेस एंटिटी एज्यूम टू हैव, यानी कि अगर हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारी बिजनेस की एंटिटी किस तरह की होती है? एक लॉन्ग लाइफ की, अ वेरी शॉर्ट लाइफ, एंड इनडेफिनिट लाइफ या फिर अ मीडियम लाइफ। देखिए यहाँ पर हम बात करें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर ये बताया जाता है कि हमारा जो बिजनेस है, या फिर ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा। ठीक है, मैं आपको ये डिस्कस भी कर चुकी हूँ तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर हमें हमेशा ये कहा जाता है कि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रन करेगा, हमें नहीं पता कि हमारा बिजनेस कब एंड हो जाएगा। ठीक है, तो एक इनडेफिनेट लाइफ लेके चलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एन इनडेफिनेट लाइफ। लॉन्ग लाइफ नहीं कह सकते, शॉर्ट लाइफ नहीं कह सकते, मीडियम लाइफ नहीं कह सकते। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अकाउंटिंग हमारी बहुत ही इजी है, अकाउंटिंग को सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत है और इसमें क्वेश्चंस भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। कंटिजेंट लाइबिलिटी शोन इन द बैलेंस शीट बिकॉज ऑफ, अब जो कंटिजेंट लाइबिलिटी है वो दिखाई जाती है हमारे बैलेंस शीट के अंदर, क्यों दिखाई जाती है? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी के कारण, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी के कारण, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के कारण, या फिर कन्वेंशन ऑफ एडवेंचर के कारण। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन है और ये मैं थ्योरी क्लास में आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता चुकी हूँ कि ऐसा क्यों होता है, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए कंटिजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो कि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में लाइबिलिटी है, होगी भी या नहीं होगी, मतलब एक सस्पेंस बना रहता है। तो ये हमारी वहां पर बैलेंस शीट के अंदर एज अ फुटनोट वहां पे शो कर दी जाती है कि ये हो भी सकती है फ्यूचर में, नहीं भी हो सकती। तो ये इसलिए करी जाती है क्योंकि हम सबको पता है कि अकाउंटिंग के कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, तो उन्हीं में से एक प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर या फिर कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर के अंदर ये होता है कि कंपनी के जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्लोज करनी है, उसी के द्वारा हम जो हमारी जो कंटिजेंट लायबिलिटी होती है वो बैलेंस शीट में शो की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू। अब यहाँ पे जो गुड है वो डिस्ट्रॉय हो गया है फायर से, अब हमें यहाँ पे क्रेडिट बताना है कौन सा अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, लॉस बाय गुड्स बाय फायर अकाउंट या फिर इंश्योरेंस अकाउंट। अगेन वेरी इजी, अगर आपको थोड़ा सा भी इसका बेसिक पता है कि एंट्रीज किस तरह से होती है तो आप इजीली बता सकते हैं इसका आंसर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए मैं आपको ना एक बार ये बेसिक से समझा देती हूँ। देखिए कभी भी हम कोई भी परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? परचेस अकाउंट डेबिट, फिर क्या होगा?
टू बैंक या कैश अकाउंट जिससे भी आपने परचेस की है। अब देखिए ये परचेस क्या हो गई थी, यहाँ पे डेबिट हो गई थी, परचेस अकाउंट क्या था, डेबिट। अब यहाँ पर क्या है, आपका लॉस हुआ है किससे, फायर से। तो और जो जो गुड्स लॉस हुआ है फायर से, वो आपने कभी ना कभी तो परचेस किया होगा, यानी कि आपकी परचेस अफेक्ट हो गई यहाँ पर। सेकंड, यहाँ पर एक और रूल भी लगेगा कि जो फायर हुआ है, फायर से जो लॉस हुआ है, लॉस क्या होते हैं, सारे डेबिट होते हैं। तो देखिए इसकी जो एंट्री होगी, लॉस बाय फायर, फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ठीक है, ये इसकी एंट्री होगी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, क्रेडिट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ था और ये लॉस की एंट्री है, तो क्या हुआ है, क्रेडिट, परचेस हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए परचेस अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये एंट्री आपको समझ में आई है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इसका भी एक और कॉन्सेप्ट है, कोई भी अकाउंट हम दो बार क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर ये एंट्री क्या की गई थी, परचेस यहाँ पे डेबिट किया गया था, फिर बाद में मैंने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या हो गया, आपस में कट गया। तो इस तरह से भी एंट्री होती है, दो बार हम परचेस इसको नहीं कर सकते डेबिट। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए परचेस अकाउंट जो क्रेडिट होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे डेबिट पूछा जाता तो ऑप्शन सी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स शुड बी यूज टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब इसमें से कौन सी बुक है जो कि हमारी सॉरी इसमें से हमें ये बताना है, यूज टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ठीक है, कोई भी ऐसा फर्नीचर है जो कि हमने परचेस किया है क्रेडिट पर, तो कौन सी बुक में हमारी एंट्री होगी, रिकॉर्ड करना है, ये बताना है। कैश बुक, जर्नल, परचेस बुक या फिर सेल्स बुक। तो देखिए बहुत ही इजी है सारे क्वेश्चंस, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हमें क्रेडिट बताना है, कैश बुक, जर्नल। देखिए जर्नल तो आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे बुक की बात की जा रही है, जर्नल पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो जर्नल तो कट गया। अब बचे हमारे पास तीन ऑप्शन। तो देखिए आप सबको पता है कैश बुक में सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं जो कि कैश पर बेस्ड होते हैं, और यहाँ पर ये साफ बोल रहा है कि क्रेडिट है। तो देखिए ऑप्शन ए भी कट गया। अब बचा आपके पास दो, परचेज बुक एंड सेल्स बुक। तो यहाँ पर परचेज की बात की जा रही है, तो सेल्स कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो सेल भी कट गया, ऑप्शन होगा सी, परचेस अकाउंट बुक। ठीक है, आई होप क्लियर है सबको। प्लीज आपको वीडियो पसंद आ रही है, बहुत मुश्किल से कलेक्ट करके सारे क्वेश्चंस आपकी क्लास लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द द क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट इज। अब जो क्रेडिट बैलेंस है बैंक अकाउंट के अंदर, हमें वो बताना है वो क्या होगा। एक असेट है या लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या कंटिजेंट लायबिलिटी है। तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस की बात की जा रही है बैंक अकाउंट के अंदर। तो आप इजीली बता सकते हैं इसका क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए, किसका कमेंट आता है सबसे पहले। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें क्रेडिट बैलेंस की, तो जो बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस है वो एज अ लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आर लाइबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं, कैश बुक प्रिपेयर्ड ऑन इम्प्रेस सिस्टम इज। अब जो कैश बुक प्रिपेयर की जाती है इम्प्रेस सिस्टम के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, टू कॉलम कैश बुक, प्रेटी कैश बुक या फिर परचेस बुक। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कैश बुक की इम्प्रेस सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पर परचेस बुक तो बिल्कुल ही अलग हो गया, ये तो हमारा कट गया। हमें तीन ऑप्शंस में से बताने हैं। तो देखिए थ्योरी क्लास आपने जब ली थी, तो थ्योरी क्लास में मैंने आपको डिस्कस की थी कि जो हमारी कैश बुक होती है, उस कैश बुक कितनी तरह की होती है, तीन तरह की होती है। एक होती है हमारी सिंगल कैश बुक, एक होती है हमारी डबल कैश बुक, एक होती है हमारी ट्रिपल कैश बुक। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करें कैश बुक की, तो इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये तो इसका टाइप है कैश बुक का, तो ये डबल कॉलम में तो क्या होता है, एक हमारा कॉलम किसका बनाया जाएगा, एक बनाया जाएगा वही कैश का, और दूसरा कॉलम किसका होगा, हमारा डिस्काउंट का। ठीक है, तो ये कट के जाता है हमारा, ये नहीं होगा, कैश बुक नहीं होगा। जो इम्प्रेस सिस्टम के अंदर
प्रिपेयर की जाते हैं हमारी कैश बुक, उसको बोलते हैं पेटी कैश बुक, जिसको हिंदी में खुदरा कैश बुक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट सेंट अलॉन्ग विथ परचेस रिटर्न इज। अब ऐसा स्टेटमेंट जो कि परचेस रिटर्न के साथ प्रिपेयर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं या उसके संग भेजा जाता है? क्रेडिट नोट, बिल्स पेबल बुक, डेबिट नोट या फिर परचेस रिटर्न बुक? तो उसको बोला जाता है हमारा क्रेडिट नोट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्रेडिट नोट, क्योंकि क्रेडिट नोट को ही तो वो उसके साथ वापस करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, स्टॉक इज वैल्यूड एट। अब जो स्टॉक है हमारा वैल्यूड होता है किस प्राइस पर, ये बताना है हमें। कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और कर लीजिएगा, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर और ऑड प्राइस। तो देखिए हमने अब तक स्टॉक के बारे में बात करी है, तो स्टॉक जो होता है वो ऑलवेज हमारा कैलकुलेट किया जाता है, जो भी हमारे कॉस्ट का उसका जो कॉस्ट होगा वो, और उस टाइम पीरियड में जो भी हमारे मार्केट के प्राइस होंगे उनमें से जो भी लो होगा उस पर हम स्टॉक को वैल्यू करते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अनअर्न्ड इनकम स्टॉक अकाउंट इज। अब अनअर्न्ड इनकम जो होती है वो अकाउंट क्या है हमारे लिए? असेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें अनअर्न्ड इनकम की, तो अनअर्न्ड इनकम पहले समझ लेते हैं क्या होती है। तो देखिए अनअर्न्ड इनकम वो इनकम होती है जो कि अभी तक हमने क्या करी है, अर्न नहीं करी है। ठीक है, यानी कि हमने रिसीव तो कर लिया है उस इनकम को, लेकिन अभी हमने उसको अर्न ही नहीं किया है। तो ऐसी इनकम क्या कहलाएगी, आपको ये बताना है। असेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है? बताइए इसका आंसर। मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमने उसको अर्न नहीं किया है लेकिन रिसीव कर लिया है। देखिए ये हमारी कहलाएगी लायबिलिटी, क्योंकि हमने कोई भी अमाउंट, इट मीन्स एडवांस ले लिया है, अभी हमने उसका काम नहीं किया है। तो ये एक लायबिलिटी है कि हमें उसका काम करना है, क्योंकि हम एडवांस में पैसा लेके रख चुके हैं अपने पास। तो ऐसी इनकम हमारे लिए लायबिलिटी की तरह ट्रीट की जाती है। और इसी की जगह अगर हमारा अर्नड इनकम होता तो वो हमारे लिए असेट होती, क्योंकि हमने काम तो कर दिया है लेकिन पैसा नहीं मिला है, तो हमारे लिए असेट है, क्योंकि अब हम उससे उसको पैसा लेना ही लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन। अब जो डेप्रिसिएशन होती है वो किस पे प्रोवाइड की जाती है? फिक्स असेट, आउटवर्ड चार्जेस, करंट असेट्स या फिर इंटेंजिबल असेट्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स असेट पे लगती है। मैं आपको ये क्वेश्चंस भी कई बार करा चुकी हूँ और थ्योरी में भी बता चुकी हूँ। वहीं अगर हम इंटेंजिबल की बात करें तो वहाँ पे अमोर्टाइजेशन होता है। आउटवर्ड चार्जेस पे कोई भी तरह का इस तरह का चार्जेस नहीं लगते हैं। करंट असेट पे भी चार्जेस नहीं लगते हैं। करंट असेट में क्या आता है? हमारा कैश आ गया, हमारा बिल्स रिसीवेबल्स आ गए, ये हमारे करंट असेट में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फिक्स असेट। नेक्स्ट है, हैवी एक्सपेंडिचर टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इज। अब कोई हैवी एक्सपेंडिचर किया है आपने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर अदर एक्सपेंडिचर? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें हैवी एक्सपेंडिचर की या एडवर्टीजमेंट की, तो ये हमारा इसका बेनिफिट कब तक मिलेगा? काफी सालों तक। और आपने पढ़ा होगा ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि बहुत लार्ज अमाउंट पे होता है और बहुत टाइम तक उसका बेनिफिट हमें मिलता है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम एक बार में शो नहीं करते हैं अपने अकाउंट्स में, क्योंकि अगर एक बार में शो कर देंगे तो इतना हैवी एक्सपेंडिचर से क्या है, हमारा लॉस दिखाने लगेगा, बैलेंस शीट हमारी गलत पोजीशन दिखाएगी, जिससे कि हमें आगे तक बहुत लॉस होगा, हमारे इन्वेस्टर्स को नेगेटिव इमेज जाएगी हमारे। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम कुछ सालों में राइट ऑफ करते हैं, जैसे कि 5 साल 10 साल ऐसे राइट ऑफ करते हैं। तो अब तक आपको इसका आंसर ही पता चल गया होगा। इसका आंसर है सी, इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम
कुछ कुछ करके जो हमने अमाउंट सेट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग पर हम कुछ सालों में उसको क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर बैड डेट इज कैलकुलेटेड ऑन। अब ऐसा प्रोविजन जो कि बैड डेट बैड डेट के लिए प्रोविजन है वो कैलकुलेट किया गया है क्रेडिटर्स पर, सेल्स पर, परचेस पर या फिर डेटर्स पर। तो यहाँ पे बैड डेट की बात की जा रही है। बैड डेट वो पर्सन होते हैं जिनसे हमें उम्मीद नहीं है कि वो हमें पैसा देंगे कि नहीं, इसलिए प्रोविजन बना के रखा जाता है कि अगर वो नहीं देते हैं हमारे पैसे को तो हम यहाँ से उस अपने जो भी हमारा लॉस होगा वो यहाँ से हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, या वो यहाँ से हम उसको अपने लॉस को थोड़ा कम कर लेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे। तो इस तरह की चीजें हमारे डेटर्स के साथ होती हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्रेडिटर्स तो वो हो गया जो हमसे पैसा लेगा, सेल्स और परचेस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, डेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक एग्जाम्पल हमें बताना है, जैसे परचेस ऑफ लैंड, सैलरीज, लीज या फिर परचेस ऑफ बिल्डिंग। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो पहले इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमारे फ्रिक्वेंटली होते हैं, डेली होते हैं, और इनका काम होता है जो भी हमारा डेली की एक्टिविटीज हैं उनको स्मूथ करना, वो अच्छे से हो पाए, वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। वहीं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि बहुत कम अमाउंट, बहुत कम नंबर्स में होते हैं, जिनका बेनिफिट हमें बहुत टाइम तक मिलता है। ठीक है, उससे हमारे बिजनेस का एक्सपेंशन होता है। इस तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये डेली बेसिस पर होते हैं। तो देखिए परचेज ऑफ लैंड डेली बेसिस पर नहीं होती, लीज डेली बेसिस पर नहीं होती, परचेज ऑफ बिल्डिंग डेली बेसिस पर नहीं होती। डेली बेसिस पर क्या होती है, सैलरी। डेली ना से अगर हम मंथली बात करें तो ये हर मंथ होगी। हर मंथ कोई मशीन नहीं खरीदता, कोई बिल्डिंग नहीं खरीदता। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर हमारे क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि हमारा ऑप्शन बी सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है contingent liability appears as a footnote in the balance sheet. This is in accordance with the accounting principle of। अगेन आ गया ये वही क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी, डिस्क्लोजर, मेटीरियलिटी, कंजर्वेटिज्म। ठीक है, अगर मुझे इतना पता नहीं कैसे मैंने दोनों बार दे दिया, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है। कैसे आ गया ये, आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर है बी, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पर आपको कंटिजेंट लायबिलिटी जो है वो बैलेंस शीट में फुट नोट की तरह शो करनी पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प इन डिडक्शन ऑफ। अब ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया है, वो जब हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं तो वो हमारी किस चीज में हेल्प करेगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कॉम्पनसेटिंग एरर, एरर ऑफ होल ओमिशन या फिर क्लरिकल एरर। देखिए हमने ट्रायल बैलेंस की जब थ्योरी डिस्कस की थी तो वहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसके कुछ ड्रॉबैक हैं। अब वो ड्रॉबैक भी अगर आपको याद है तो उसके बेसिस पर आप ये आंसर कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ड्रॉबैक बताए थे जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ ट्रायल बैलेंस से हमें फायदा नहीं होता। आई होप अब तो आपको वो सारी चीजें रिकॉल हो रही होंगी जो मैंने आपको बताई थी। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्लरिकल एरर। जो ट्रायल बैलेंस होता है वो सिर्फ हमारी मैथमेटिकल एरर जो होती है उनको दूर करता है। मैथमेटिकल एरर का मतलब यहाँ पर ये है कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मिलना चाहिए। अगर वो मिल जाता है तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे सारे अकाउंट्स सही तरह से प्रिपेयर हैं। इसके अंदर हमारे एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं पता पड़ पाती, क्योंकि हमने क्या चीज क्रेडिट करनी है, डेबिट करनी है, गलती से अगर डेबिट वाली क्रेडिट में, डेबिट और क्रेडिट वाली डेबिट में कर दी तो ये हमें नहीं पता चलेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे तो बस हम बैलेंस देखते हैं। वहीं कॉम्पेंसेटिंग एरर भी इसमें हमें नहीं पता चलेगा। एरर ऑफ होल ओमिशन, कोई भी एंट्री ऐसी है जिसको हमने उसमें रिकॉर्ड ही नहीं किया तो वो भी हमें पता नहीं चलेगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमें मैथमेटिकल एरर पता चल जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर ऑफ प्रिंसिपल अराइज व्हेन। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल हमारा कब होता है, प्रॉपर डिस्टिंक्शन इज नॉट मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, या फिर देयर इज एन ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शंस, रॉन्ग अमाउंट आर एंटर्ड इन द सब्सिडरी बुक। फोर्थ ऑप्शन है हमारा ट्रांजेक्शंस आर एंटर्ड इन द रॉन्ग सब्सिडरी बुक्स। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
इसमें बात कर रही है एरर ऑफ प्रिंसिपल की, यानी कि जहाँ पर हम जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं उसके बेसिस पर हम यहाँ पर एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमें बताना है कि इस तरह के एरर हमें कब होते हैं हमारे। देखिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर ये है कि जहाँ पर हमें यही ना पता हो कि हमारा कोई भी एक्सपेंडिचर जो है वो डेली बेसिस पर हो रहा है या फिर हमारा कभी कभी होता है, ठीक है, कैपिटल है या रेवेन्यू है, तभी हमें इस तरह की प्रॉब्लम आती है। रॉन्ग अमाउंट में तो हमारा ये मैथमेटिकल हो गया। हाँ, ओमिशन की बात करें यहाँ पर, तो ये भी हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है। यहाँ पर प्रिंसिपल के पार्ट में बात तब आएगी जब हम किसी भी चीज में ये पता ना कर पाए कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रॉपर डिस्टिंक्शन इज नॉट मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटी कैश मे बी यूज टू पे। अब जो पिटी कैश बुक है वो हमारी किस चीज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू पोस्टेज एंड कन्वेंस, सैलरीज एंड वेजेस टू द फाइनल स्टाफ, फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स, या फिर अदर रिकरिंग एक्सपेंसेस। बताइए, पिटी कैश बुक आपने पढ़ा होगा, मैंने थ्योरी क्लास में पिटी कैश बुक को भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। देखिए, यहाँ पर हम बात करें पिटी कैश बुक की, तो पिटी कैश बुक के अंदर यहाँ पर वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं जो कि हमारे बहुत छोटे छोटे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो वाले इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था वहां पर जब थ्योरी क्लास चल रही थी, कि ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जैसे कि जिसमें हमारी नोटबुक आ रही है, हमारा पेन आ रहा है, हमारी पेंसिल आ रही है, इसको धीरे धीरे करके आप नोट कर रहे हो, लेकिन जब आप बाद में इसकी फाइनल कैश बुक में पोस्टिंग करते हो तो कैसे करोगे? स्टेशनरी के नाम से, ठीक है। तो ये छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, वो हमारे पिटी कैश बुक के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू हमारे पोस्टेज एंड कन्वेंस, ये हमारे पिटी कैश बुक का पार्ट है, वहां पर यूज की जाती है हमारी पिटी कैश बुक। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइटम इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अब हमें बताना है ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में कौन से आइटम्स हमारे शो किए जाते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, परचेज रिटर्न, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस और इनकम ओवर एक्सपेंसेस बाय द फर्म। यानी कि अब देखिए, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं, इस तरह के टर्म्स ये वही हम इंक्लूड करते हैं। अब बात आई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन की, तो इसमें आप बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। जबकि रेंट आउटस्टैंडिंग, परचेस रिटर्न हमारा किसका पार्ट है? क्रेडिट साइड का। यहाँ पे डेबिट साइड पूछा है, इस वजह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट्स इज अ, यानी कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि पब्लिशर के द्वारा यहाँ पर खर्च किया गया है कॉपीराइट को एक्वायर करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर कैपिटल रिसीप्ट। देखिए, कैपिटल रिसीप्ट यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन फोर्थ कट गया। हमेशा ये जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल नहीं होगा, पहले उसको काटने की कोशिश करा करिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, आंसर निकालना बहुत आसान हो जाता है। बताइए अब क्या होगा इसका आंसर? कॉपीराइट के लिए उसने एक्सपेंडिचर किया ये सारा। देखिए, कॉपीराइट यहाँ पर अगर हम बात करें तो कॉपीराइट के लिए किया है, और कॉपीराइट करने में जो एक्सपेंडिचर किया है इससे उसको बेनिफिट कम मिलेगा, बहुत सालों तक मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी उसने एक्सपेंडिचर किया दोबारा करेगा फिर बाद में करेगा, बहुत आगे टाइम तक उसको ये इसका वो मिलेगा फायदा। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिसर्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब रिसर्च में किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर किया गया है तो वो किसका एग्जाम्पल है? कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू, या फिर पार्शली कैपिटल एक्सपेंडिचर। बताइए,
देखिए यहाँ पर रिसर्च की बात की जा रही है और रिसर्च में कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट नहीं लगता, रिसर्च में बहुत अमाउंट लगता है, बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, तब हमें पता चलता है हम जिस भी चीज़ के लिए रिसर्च कर रहे हैं। तो एक तरह से ये हमारा बहुत लार्ज अमाउंट का एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम बहुत टाइम तक राइट ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। ये हमारा क्वेश्चन था 28, अभी लगभग 60 समथिंग क्वेश्चंस हैं, तो टाइम लगेगा। आप प्लीज जाना नहीं, क्योंकि लास्ट में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस वो हैं जो हमने थ्योरी में डिस्कस किए हैं। ठीक है, अ ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू द डैश साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमें बताना है ग्रॉस साइड हमारा ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस साइड में, डेबिट, क्रेडिट, करंट या एसेट। तो ये भी बहुत इजी है, आपने बहुत सारे जब अकाउंट्स प्रिपेयर किए होंगे तो आपने देखा होगा जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग में हमारा कहाँ दिखाया जाता है, डेबिट साइड में, और जब हम P&L में ट्रांसफर कर दें तो हमारा क्रेडिट साइड आ जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर। जो नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो क्या प्रिपेयर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओनली ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर ओनली रेवेन्यू अकाउंट। अगेन हम ये डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी क्लास में, बताइए। देखिए ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ये प्रिपेयर करती हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ओनली ट्रेडिंग अकाउंट नहीं प्रिपेयर किया जाता किसी भी कंपनी के द्वारा, ओनली रेवेन्यू अकाउंट नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। होप यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।